नमस्कार। भारतीय काव्यशास्त्र शीर्षक इस पाठ्यक्रम में अब जिस विषय की हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है भारतीय काव्यशास्त्र का विकास। भारतीय काव्यशास्त्र का विकास यानी इसमें हम यह समझेंगे कि भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास क्या रहा है, उसके आरंभ, विकास और अब तक की उसकी यात्रा कैसी रही है, कौन से बड़े आचार्य रहे हैं, उनके ग्रंथ कौन से हैं और क्या मुख्य उपलब्धियां रही हैं भारतीय काव्यशास्त्र की अब तक की विकास यात्रा की। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्यशास्त्र को विभिन्न नामों से जाना जाता रहा है। यह कहा गया कि काव्यालोचन या आलोचना शास्त्र के लिए कई शब्दों का प्रयोग आरंभ से होता रहा है, जिनमें क्रियाकल्प, काव्यालंकार, काव्यशास्त्र, अलंकार शास्त्र, काव्यमीमांसा, साहित्य शास्त्र और साहित्य विद्या आदि शब्द व्यवहृत होते रहे हैं। इन शब्दों का अर्थ वही है जिस अर्थ में आज हम काव्यशास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं। वाल्मीकि रामायण में जब उत्तरकांड में लव और कुश के गान का प्रसंग आता है तो उसी प्रसंग में राम के दरबार में यह बताया है वाल्मीकि ने कि वैयाकरण बुलाए गए हैं, निगमों के जानकार नैगम बुलाए गए हैं, स्वरज्ञ बुलाए गए हैं, पर उनके साथ साथ दो और महनीय उपस्थिति है, एक क्रियाकल्प और दूसरे काव्यविद। इन दोनों के भी उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। क्रियाकल्प विदश्चैव तथा काव्यविदो जनान। यह वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का प्रसंग है, जिसमें क्रियाकल्प और काव्यविद ये दोनों लवकुश गान के समय दरबार में उपस्थित हैं, ऐसा बताया गया है। जो क्रियाकल्प है उसका अर्थ वहां काव्य की परीक्षा करने वाला या काव्य की परीक्षा करने में सक्षम व्यक्ति को कहा गया, और काव्यविद यानी जो कविता का मर्म समझ सके, कविता का अनुभव कर सके, काव्य अर्थ तक जिसका गमन हो सके, जो काव्य से अपने हृदय को मिला सके, ऐसे सहृदय को कहा गया। तो इस तरह से हम पाते हैं कि जिस अर्थ में आज हम काव्यशास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं, आरंभ से ही केवल यही शब्द इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता रहा है, बल्कि बहुत सारे शब्द इसी अर्थ में अलग अलग समय में व्यवहार में आते रहे हैं। कामशास्त्र जो वात्स्यायन का भारतीय कलाओं का एक कोश है, एक तरह से उस कामशास्त्र में 64 कलाओं की सूची है। 64 कलाएं बताई गई हैं उनमें, और उस सूची में एक कला जिसका नाम काव्य क्रिया शिल्प है, उसका भी उल्लेख है। काव्य क्रिया शिल्प, भाष्यकारों ने यह बताया कि जिसे वात्स्यायन काव्य क्रिया शिल्प कह रहे हैं, उसका अर्थ कविता करने की क्षमता, विधि से है। क्रियाकल्प इति काव्यकरण विधि है। जो क्रियाकल्प है वह काव्य करने की विधि है। इस रूप में कामशास्त्र में काव्य क्रिया शिल्प का प्रयोग मिलता है, पर लंबे समय तक भारत के बाद जिस शब्द का प्रयोग काव्यशास्त्र के लिए होता रहा वह काव्यालंकार है, और काव्यशास्त्र को एक तरह से अलंकार शास्त्र ही कहा जाता रहा, समझा जाता रहा। आप पाएंगे कि उन 500-600 वर्षों के दौरान
जो महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रचे गए वे सब काव्यालंकार जैसे अलंकार को समन्वित करने वाला शीर्षक ही इस समय हमें दिखाई पड़ता है। भामह का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका नाम ही है काव्यालंकार। उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह नाम का ग्रंथ रचते हैं। वामन के ग्रंथ का शीर्षक है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। चूंकि सूत्र और वृत्ति उस ग्रंथ की पद्धति है, पर है वह काव्यालंकार, इसलिए उसका शीर्षक हुआ काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। और रुद्रट का ग्रंथ काव्यालंकार नाम से ही है। तो यह पता चलता है कि एक लंबा समय ऐसा रहा है जिसमें काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र के रूप में ही मान्यता मिली। बाद के समय में अलग अलग शब्द इस रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं कि भोजराज के ग्रंथ का नाम काव्य शास्त्र है, रुय्यक अपने ग्रंथ का नाम साहित्य मीमांसा रखते हैं। यहाँ काव्य से साहित्य तक का प्रस्थान दिखाई पड़ता है। 14वीं शताब्दी में विश्वनाथ भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ रचते हैं और उसका नाम साहित्य दर्पण रखते हैं। बाद में उससे थोड़ा पहले ही राजशेखर का ग्रंथ है काव्य मीमांसा, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन सारे ग्रंथों के नामों को ही यदि हम ध्यान में रखें तो काव्य शास्त्र के विकास का एक परिचय, काव्य शास्त्र की विकास यात्रा की एक झलक हमें मिल जाती है। काव्य शास्त्र का भारत में जिस तरह से विकास हुआ है, यानी भारतीय काव्य शास्त्र के विकास के जो चरण रहे हैं, उसमें आरंभ भारत के नाट्य शास्त्र से ही माना जाता रहा है। काव्य शास्त्र का आरंभ करने वाला ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। पर कथाएं और भी हैं। दंत कथाएं शिव से जोड़ती हैं, शिव के नृत्य से भी इसका संबंध बताया है लोगों ने। और वैदिक साहित्य में भी काव्य की समीक्षा या काव्य समीक्षण और मूल्यांकन के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। पर जिस तरह से सांगोपांग दृष्टि से एक परिपूर्ण ग्रंथ नाट्य शास्त्र के रूप में हमें उपलब्ध होता है, उसके पहले ऐसा कोई ग्रंथ जिसे हम काव्य शास्त्र का संपूर्ण सांगोपांग विवरण जिसमें पाते हों, ऐसा विस्तृत ग्रंथ नहीं पाते। इसलिए भारत के नाट्य शास्त्र को ही काव्य शास्त्र का आरंभ माना गया। अभी मैंने कहा आपसे कि जो वैदिक साहित्य है हमारा, उस वैदिक साहित्य में भी काव्य समीक्षण के संकेत मिलते हैं। यह मालूम होता है कि अलंकारों की जानकारी वैदिक ऋषियों को थी। अलंकार के लिए उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, ऋग्वेद में अलंकृत, अलंकृति और अलंकृत शब्दों का प्रयोग मिलता है। जो बाद में औपनिषदिक साहित्य है, उपनिषदों में रस को परमात्मा का पर्याय माना गया। यह कहा गया रसो वैशः, यानी परमात्मा ही आनंद का एकमात्र कारण है। ऐसा आनंद जो क्षणिक नहीं है, ऐसा आनंद जो अलौकिक है, उस आनंद का कारण वही है रसो वैशः। जो एक शिलालेख मिला है लगभग 150 ईस्वी के आसपास, जूनागढ़ के महाराज रुद्रदामन का है वह। और उस शिलालेख में रुद्रदामन को अलंकार मंडित, स्फुट, लय, मधुर, चित्र, कांत तथा उदार गद्य और पद्य दोनों, उदार गद्य पद्य में रचना कुशल बताया गया है। याद रखिए, यह शिलालेख 150 ईस्वी के आसपास का है।
यह कहा है उसमें, स्फुट लय मधुर चित्रकांत शब्द समयोदारालंकृत गद्य पद्य, और पंक्तियां हैं, रुद्रदामना। स्फुट लय मधुर चित्रकांत शब्द समयोदारालंकृत गद्य पद्य। इससे यह पता चलता है कि उस समय तक, यानी ईसा की दूसरी सदी तक, काव्य के दो भेद प्रचलन में थे, मान्य थे। लोग उनके बारे में समझ रहे थे, और वे दो भेद थे, गद्य और पद्य। ये मान्य हो चुके थे। काव्य के ये दोनों भेद हम जानते हैं कि जो आरंभिक अर्थ काव्य शब्द का था, उसमें गद्य और पद्य दोनों शामिल थे। पर ईसा की दूसरी सदी के आसपास आते आते यह शिलालेख हमें स्पष्ट रूप से यह बताता है कि अब काव्य के दोनों भेदों से लोग परिचित थे। जो भारत का नाट्य शास्त्र है, यूं तो उसका ठीक ठीक समय नहीं मालूम, पर 200 ईसा पूर्व के आसपास की रचना मानी गई है। थोड़ा उसके पहले भी उसका समय माना गया है। उस भारत के नाट्य शास्त्र को ही अभी मैंने बताया कि ऐसे कारण हैं जिन कारणों से उनको आद्य उपलब्ध ग्रंथ कहा गया। पर जिस तरह से काव्य के विभिन्न अंगों, उपांगों, संगीत, और चूंकि वह नाट्य शास्त्र है, इसलिए नाटक और रंगमंच को ध्यान में रखकर उसके विभिन्न अवयवों की जैसी सांगोपांग, विशद और व्यवस्थित चर्चा नाट्य शास्त्र में मिलती है, उससे ही यह सहज अनुमान लगता है कि व्यवस्थित न सही पर स्फुट रूप से ऐसी चर्चा उस समय, उसके पहले भी जरूर होती रही होगी। और इसका प्रमाण हमें भारत का नाट्यशास्त्र ही देता है। भारत के नाट्यशास्त्र में ऐसे आनुवंशिक श्लोकों की चर्चा मिलती है, और उन आनुवंशिक श्लोकों में भारत के विचारों की पूर्व परंपरा का पता चलता है, उस पूर्व परंपरा का संकेत मिलता है। पर भारत से पहले आचार्यों के किसी ग्रंथ को हम अब तक उपलब्ध नहीं कर सके हैं, पर विभिन्न ग्रंथों में उन आचार्यों और उनकी रचनाओं के संकेत, उनकी चर्चा मिलती है। ऐसे पूर्व आचार्यों में आदि भरत, नंदस्वामी, ब्रह्मदत्त, दत्तिल और नंदिकेश्वर का नाम प्रमुखता से आता है। ये सारे ऐसे आचार्य हैं जिनकी उपस्थिति भारत के नाट्यशास्त्र के आनुवंशिक श्लोकों में तो है ही, बाद के ग्रंथों में भी जहां तहां इनकी रचनाओं और इनके विचारों का पता चलता है। काव्य विधान, कविता का विधान की जो स्थिति रसवाद के प्रथम प्रतिष्ठापक भारत के समय में रही, हम पाते हैं कि 6ठी 7वीं शताब्दी तक आते आते वह रस की जगह अब अलंकार ने ले ली, और जो रसवाद भारत के नाट्य शास्त्र में मौजूद है, उसकी जगह अलंकारवाद की स्थापना हुई। वह रस अब अलंकार में परावर्तित हो गया। यह 6ठी 7वीं शताब्दी के आसपास घटित होने वाली घटना है। इसके 200-300 साल के बाद 9वीं सदी के आसपास हम पाते हैं कि एक साथ 3 बड़े प्रबल आचार्यों का उद्भव हुआ, वामन, उद्भट और आनंदवर्धन। वामन ने रीति, उद्भट ने अलंकार का समर्थन किया, पर आनंदवर्धन ने तो युग परिवर्तन कर डाला। ध्वनि की प्रतिष्ठा, ऐसी प्रतिष्ठा की जिसने काव्यशास्त्रीय चले आ रहे विमर्श में मौलिक परिवर्तन उपस्थित किया। यही कारण है कि आनंदवर्धन को ही युग प्रवर्तक आचार्य की मान्यता मिली है, और इसी कारण से संपूर्ण भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास को
3 मोटे कालखंडों में बांटा गया है और उन कालखंडों का जो निर्धारण हुआ है वह ध्वनि संप्रदाय को ध्यान में रखकर किया गया है। ध्वनि संप्रदाय को ध्यान में रखकर जो पहला कालखंड भारतीय काव्यशास्त्र के विकास का हमें मिलता है वह ध्वनि पूर्व काल है, यानी आनंदवर्धन से पहले का भारतीय काव्यशास्त्र का विकास। इसे काव्यालंकार काल भी कहा जाता है क्योंकि उनमें अलंकार संप्रदाय का वर्चस्व था, अलंकार की महत्ता थी। और मोटे तौर पर आरंभ से लेकर लगभग 850 ईस्वी तक का समय ध्वनि पूर्व काल का है और कई बड़े महत्वपूर्ण काव्यशास्त्री इस दौरान हमारे ध्यान में आते हैं, जिनमें भामह है। 500 से 550 ईस्वी के बीच का इनका समय माना गया है और इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है काव्यालंकार। दंडी हैं, ठीक भामह के लगभग 100 वर्षों के बाद 650 से 700 ईस्वी के बीच इनका समय माना गया है और इनके ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। दंडी के बाद उद्भट का नाम आता है 800 ईस्वी के आसपास और काव्यालंकार सार संग्रह इनका ग्रंथ है। वामन है उसी समय 800 ईस्वी के आसपास काव्यालंकार सूत्र वृत्ति के रचनाकार, और रुद्रट 825 से 850 ईस्वी का समय है जिनका और ग्रंथ काव्यालंकार है। तो इन ग्रंथों के आधार पर हम पाते हैं कि जो ध्वनि पूर्व काल है वह अलंकार काल है, इसीलिए उसे अलंकार काल भी कहा गया, काव्यालंकार काल भी और ध्वनि पूर्व काल भी। पर आनंदवर्धन के आने के साथ लगभग 840 से 890 ईस्वी के बीच का समय उनका है और ध्वन्यालोक जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का प्रतिपादन किया उन्होंने। उस समय से लेकर 11वीं सदी तक के समय को ध्वनि काल कहा गया है और जो महत्वपूर्ण आचार्य हुए हैं इस बीच उनमें राजशेखर का नाम है। 920 10वीं शताब्दी के आचार्य हैं, 920 ईस्वी के आसपास का समय उनका है और काव्य मीमांसा जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ रचा उन्होंने। अभिनव गुप्त हैं, एक तो उन्होंने ध्वन्यालोक की टीका लिखी, ध्वन्यालोक लोचन, और भरत के नाट्यशास्त्र की टीका लिखी अभिनव भारती के नाम से। उनका समय 925 से 1025 के बीच का माना जाता है। भोजराज हैं 1025 से लगभग 1055 ईस्वी के बीच और सरस्वती कंठाभरण नाम का उनका महत्वपूर्ण काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। क्षेमेंद्र हैं, औचित्य संप्रदाय के औचित्य विचार चर्चा नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनका, 1050 ईस्वी के आसपास। और इसके बाद का समय वह ध्वनि परवर्ती काल है, लगभग 11वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक के समय को हम इस कालखंड में रखते हैं, जिसमें मम्मट हैं 1100 ईस्वी के काव्य प्रकाश नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रचयिता। 13वीं सदी के जयदेव हैं, चंद्रालोक के रचयिता, बार बार जिनकी चर्चा होती है। 14वीं सदी के आचार्य विश्वनाथ हैं, साहित्य दर्पण के रचयिता। अप्पल दीक्षित हैं, कुबलयानंद नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ रचा उन्होंने 16वीं सदी में, और पंडित राज जगन्नाथ, यह लगभग 1650 ईस्वी के आसपास के हैं और रस गंगाधर इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह जो भारतीय काव्यशास्त्र का विकास क्रम रहा है इसकी कुछ अपनी विशेषताएं रही हैं। भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास नामक ग्रंथ में राजवंश सहाय हीरा जी लिखते हैं कि भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य के 10 अंगों का निरूपण किया गया है। वे सब ऐसे काव्य तत्व हैं जिनकी विस्तृत सीमा में साहित्यालोचन के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न समाहित हो जाते हैं। इन विषयों के अंतर्गत काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति विवेचन और जो विभिन्न संप्रदाय हैं, ध्वनि, रस, अलंकार आदि, तथा गुण और दोष विवेचन शामिल हैं। प्रायः
सभी आचार्यों ने इन्हीं विषयों पर विचार करते हुए अपनी भावयित्री प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इन विषयों में काव्य के कथ्य, कथन, अभिव्यंजना शिल्प एवं कला विधान के विभिन्न उपादानों के अतिरिक्त लेखक के जीवन दर्शन और सृजनात्मक अवदान का भी समावेश हो जाता है। भारतीय काव्यशास्त्र की एक यह भी विशेषता रही है कि जो काव्यशास्त्रीय ग्रंथ मिले हैं, उपलब्ध रहे हैं, काव्यशास्त्रीय ग्रंथों की जो परंपरा मिलती है, उन ग्रंथों के आधार पर भरत मुनि को पहला आचार्य माना गया और उनका समय 300 से लगभग 200 सती ईसा पूर्व से लेकर दूसरी तीसरी यानी 200 से 300 ईस्वी के बीच लगभग 400 वर्षों का एक कालखंड है जिसमें कभी वो हुए हैं ऐसा माना गया है। और उस परंपरा के अंतिम जो उद्भावक आचार्य कहें, मौलिक दृष्टि संपन्न, विवेक संपन्न आचार्य, वो पंडित राज जगन्नाथ 17वीं सदी के हैं। इस तरह लगभग 2000 वर्षों की समृद्ध परंपरा मिलती है। 2000 वर्षों का यह जो शास्त्रीय विमर्श है वो अपनी व्यापक सामग्री, अपने अपूर्व और तर्क सम्मत विवेचन पद्धति और प्रौढ़ शैली और नूतन मान्यताओं को अपनाते रहने के कारण भारतीय वाङ्मय में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यह जो भारतीय काव्यशास्त्र की संक्षिप्त रूपरेखा अभी हमने आपके सामने रखी, उसके विकास के विभिन्न चरणों से हमारा परिचय हो रहा था। हम जान रहे थे कि भारतीय काव्यशास्त्र का आरंभ, विकास और उसकी यात्रा कैसे कैसे आगे बढ़ी है। इस तरह से यह व्याख्यान यहाँ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।